तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी, और ये व्याख्या खंड आपका, मतलब व्याख्या खंड बोल सकते हो या पद्य भाग जो भी है। तो यहाँ पे जो है इसके एमसीक्यूज मैं आपको कराऊंगा, जो कि आपके 10 चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन हाँ मेरे को सभी करवाने पड़ेंगे। ये किसी डेडिकेटेड बोर्ड के लिए वीडियो नहीं है। जिस भी बोर्ड में एमसीक्यूज आते हैं तो वो इसको जरूर से ट्राई करना, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में से मैंने चेकआउट करके ये एमसीक्यूज निकाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ये आर्टिकल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जाके आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें पूरी बुक के एमसीक्यूज हैं इकट्ठे, इंपॉर्टेंट वाले, ज़रूर से पढ़ना। और हाँ, जो चैप्टर सिलेबस में नहीं है उनको छोड़ देना, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज है बिल्कुल से। तो पहला जो है, पहला चैप्टर आपका आत्म परिचय और एक गीत, ये 2 भाग है इसके। तो इसमें से कौन कौन से एमसीक्यू जो है पिछले सालों में आए हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, हरियाणा बोर्ड के लिए अलग से एमसीक्यूज बनाऊंगा मैं। हाँ, इनको कंसीडर कर सकते हो, इनको पढ़ सकते हो। इनमें से आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ पिछले सालों के जो एमसीक्यूज आए हुए हैं हिंदी में, तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि टाइम लगेगा, थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी उस पर। बाकी आप तब तक इस वीडियो से काम चला लो। और हाँ, बाकी सभी चैप्टर्स के अलग अलग बना रखे हैं मैंने, उसमें बहुत सारे, इसमें तो थोड़े थोड़े से दे रखे हैं, उसमें 50-60 इतने एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। तो चाहो तो उन वीडियोज़ को देख लेना, पढ़ना है तो पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिलेंगे। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है? किसके मन में आ रहा है? पंथी के मन में। हो जाए ना पथ में रात कहीं, ये सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? पंथी। किसके बच्चे प्रत्याशा में है? चिड़िया के। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? परिवार से बिछुड़ने के कारण वो दुखी है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी किसको माना गया है? सूर्य को। मुझसे मिलने को कौन विकल, ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर्मे क्या भरता है? विह्वलता भरता है। पतंग। कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? लाल सवेरे को कहा गया, लाल सवेरा। मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? शिथिल कर देता है। कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? थका हुआ पंथी, थका पंथी। तो ये थे 10 एमसीक्यू जो है आपको इसमें से करा दिए गए हैं। जिस चैप्टर में से ज़्यादा आएंगे, मतलब ज़्यादा आए हुए हैं, मतलब ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे देखने को, तो वो समझ लेना वो बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, और हर बार आते हैं, उसमें हर एक बोर्ड में आते हैं उसमें से एमसीक्यू। वो बता दूंगा, लास्ट वाले चैप्टर्स में से ज़्यादा कंसिडर किए जाते हैं इस वाले पोर्शन में, फिर भी इनमें से भी पढ़ लेना आप। तो ये आपकी पोएम नंबर 2, पतंग। तो पतंग कविता के कवि कौन है, ये भी पूछा गया है एक आध बार। कौन है इसके कवि? आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने में भी चले जाने की बात कही है? भादों के महीने में। कपास किसकी प्रतीक है? कोमलता की। छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? निडर बन जाते हैं। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए हैं? इशारों के लिए। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। ये दोबारा आ गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है बस पर्सन को। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? मृदंग के समान, समय नहीं आएगा यहाँ पे, किसके समान बजाते हैं, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है शायद से, मृदंग के समान। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? शरद ऋतु। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? रंध्रों के। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? पतंग को। बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? पतंग। पतंग जो कविता है इसमें कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। और ये एमसीक्यू शायद तीसरी बार आ चुका है, और भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसको याद से। किसका प्रतीक है? कपास। हाँ, कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? सितार की तरह। कविता के बहाने बात सीधी थी पर
ये 2 भाग है इसमें। तो कविता नंबर 3 इसके देखते हैं अभी। और कविता किसके बहाने खेल रही थी? बच्चे के। सीधी सी बात किसके चक्कर में फंस गई? अलंकार के चक्कर में। कवि किसे पाने की कोशिश करता है? बात को। बात की चूड़ी मर जाना, इससे मतलब कवि का क्या कहना चाहता, क्या तात्पर्य है उसका? प्रभावहीन होना। बात बाहर निकलने की अपेक्षा कैसी हो गई थी? पेचीदा हो गई थी। बात सीधी थी, पर इसमें जो है कवि ने किस पर बल दिया है? भाषा की सहजता पर बल दिया है। कवि से शरारती बच्चे के समान कौन खेल रही थी? बात। भाषा में भाषा में क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई? उपयुक्त सभी। बात कवि के साथ किसके साथ खेल रही थी? बच्चे के साथ। कवि ने कविता के लिए क्या उपमान दिया है? खेल। चलो अगले जो पोयम है आपकी, कैमरे में बंद अपाहिज। तो पोयम नंबर 4 है आपकी, मतलब कविता 4 है। तो इस वाले में से देखते हैं अभी। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? अर्थहीन प्रश्न पूछता है वो। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ ये। पर्दे पर किस चीज़ की कीमत है? वक्त की। वैसे भी आपको समझ जाओगे ऑप्शन जब देखोगे। पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई? वक्त की। देखो घुमा दिया ना प्रश्न को, प्रश्न सेम ही है, पर्दे पर किसकी कीमत है या फिर किसकी कीमत बताई गई है, तो वक्त की है, दोनों में सेम सही क्वेश्चन है। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है किस पर व्यंग्य लिखा गया है? दूरदर्शन वालों पर। दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? सामाजिक। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? क्रूरता की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? दूरदर्शन वालों को। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? अपंग को। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? कसमसाहट। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दिखाया गया है? संवेदनशीलता को। देखो अब आप वो सोच रहे होगे कि सर आप तो ये भी नहीं बता रहे कि हाँ कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो हाँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट है, उसको मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो है रैंडमली पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में से, कुछ भी उठा के डाल देते हैं। तो यहाँ पे वही एमसीक्यूज दिए गए हैं जो पिछले सालों में आए हुए हैं, ज़्यादा फालतू का ऐड नहीं किया गया, ठीक है, इसीलिए 10-15 ही मिल रहे हैं आपको। शहर स्वीकारा है, इसमें पोयम नंबर 5 आपकी। गर्बिली को कैसा बताया है? गरीबी को पूछ रहे हैं, गरीबी को कैसा बताया गया है? गर्बिली बताया गया है। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर, अक्षम। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में। कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया? दुखद। शहर स्वीकारा है, इस कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है? चांद से। कवि से क्या नहीं सहा जाता है? गहन अंधकार। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? ममता के। शहर स्वीकारा है, इसमें जो है गरीबी को क्या माना गया है? गर्बिली। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है, ये इसीलिए रिपीट हो रहा है। घुमा देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बस। पाताली अंधेरे की गुफाओं आना चाहिए था यहाँ पे। गुफाओं में विवारों में, यहाँ विवारों का मतलब क्या है? बिल। शहर स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ गिराती है? भीतर। शहर स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? बर्दाश्त नहीं होती। उषा, कविता नंबर 6 है ये आपकी, लिखना भूल गया। उषा जो है दिन का कौन सा समय होता है? सुबह का समय, प्रभात का समय, ठीक है। प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है? शंख के जैसा। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? भोर के तारे को। लाल केसर से धुली हुई काली सील क्या होती है? आसमान, आकाश। उषा का जादू किसके उदय होने पर अथवा किससे टूटता है? सूर्य से, सूर्य के उदय होने पर टूट जाता है। लाल खड़िया
चाक मल्दी हो किसने स्लेट पर, किसी ने स्लेट पर। इसमें जो है स्लेट क्या है, धरती। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किस जैसा प्रतीत हो रहा है, गौरवर्णीय सुंदरी जैसा। प्रातः आकाश का रंग कैसा था, नीला। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है, सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है। उषा कविता में राख से क्या लिपा हुआ बताया गया है, चौका। देखो ये क्वेश्चन घुमा दिया है, कभी चौके से क्या लिपा हुआ है क्या नहीं है, ऐसे घुमा रहे हैं इसी सेम क्वेश्चन को। हाँ, इस तरीके से घुमाया जा सकता है, इसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये ऐसा होता है नॉर्मली। उषा कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है, राख से। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है, लाल। उषा कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया है, चौका। ये दोबारा आ गया है, रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आ रहा है दो बार। मतलब घुमा देते हैं यार, बताना तो पड़ता है, अभी पिछले साल में इस तरीके से पूछा गया है, इस तरीके से तो बताना पड़ता है हमको। कोई बात नहीं, दोबारा रिवीजन हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उषा कविता में बहुत काली सील की किससे धुलने की बात कही गई है, लाल केसर से। अब आते हैं बादल राग पे, कविता नंबर 7। अब अपना सिलेबस चेक कर लेना जरूर से, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सिलेबस को जरूर चेक करना, कौन सा चैप्टर है आपका, कौन सा नहीं है। अगर नहीं पता हरियाणा वालों का तो मैंने बना रखा है HBSC के लिए सिलेबस की वीडियो पूरी, कि कौन कौन सी बुक में से क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो जाके देख लेना आप, अगर आपको हरियाणा बोर्ड से हो आप तो। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है, दूत बताया गया है। मानव जीवन में सुख कैसा है, अस्थिर सुख है। सुख किसके समान, चंचल और अस्थिर है, मन के समान। मानव जीवन में किस छाया का आवागमन चलता रहता है, सुख और दुख का, सुख और दुख की छाया का आवागमन चलता रहता है। क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है, सुख और अशांति की। कविता में बादल किसका प्रतीक है, क्रांति का। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, घुमा देते हैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ इसी टाइप से पूछा गया है। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है, पूंजीपति वर्ग। तेज बरसात से कौन धराशायी हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, निम्न वर्ग को। बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है, कृषक बुला रहा है। रुद्रकोश है, शुभदोष। यहाँ रुद्र का मतलब क्या है, रुका हुआ। शैशव का सुकुम्हार शरीर किस में हंसता है, रोग शोक में। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यहाँ शीर्ण का मतलब क्या है, क्षीण। रोग शोक में भी किसका सुकुमार शरीर हंसता है, शैशव का। बादल राग ये जो कविता है इसमें रणतरी किससे भरी होने की बात कही गई है, आकांक्षाओं से। रुद्र घोष है शुभदोष, यहाँ शुभ का देखो पिछली बार शायद रुद्र का पूछा था, मतलब अब की बार शुभ का पूछ लिया, इतना चलता है। तो क्या मतलब है इसका, खिन्न। अगर आपने व्याख्या करी होगी तो आपको पता होगा। बादल राग जो ये कविता है इसमें सुख को कैसा बताया गया है, अस्थिर बताया गया है, ये 2 बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट है ये। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं, धनी आदमी कांप रहे हैं, धनी अमीर। जल विप्लव पलायन हमेशा किस पर होता है, कीचड़ पर। निराला ने किस छंद में रचनाएं लिखी हैं, मुक्त छंद में। बादल राग कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है, अनामिका में। चलो कविता नंबर 8 कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। लोगों में कौन सी भावना नहीं रह गई है, धर्म अधर्म की। वेदों और पुराणों के अनुसार संकट के समय कौन सहायता करता है, प्रभु राम। कवि के अनुसार वह अपना पेट किस प्रकार भरते हैं, भीख मांग कर। राम जी के एकनिष्ठ भगत कौन थे, हनुमान। ये तो सबको पता होगा, अगर यहाँ पे नहीं भी बताते। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है क्योंकि ज़्यादातर ने जो है इस कहानी को पढ़ा होगा, ज़्यादातर चीज़ें पता होंगी। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है, अवधी भाषा का। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, ये पंक्ति किसने कही है, कुंभकर्ण ने। लक्ष्मण की दशा देखकर साधारण मानव की तरह कौन विलाप करने लगा, राम।
श्री राम के मतानुसार किसकी हानि विशेष नहीं है? पत्नी की। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? कुंभकर्ण के पास। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह कैसा हो गया? विकल हो गया। अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। यहाँ आयुष का मतलब, आयसु का मतलब क्या है? आज्ञा, अनुमति लेकर हनुमान चल पड़ते हैं ना वो, तो वो सीन है ये। सदेहु विपिन हिम आतप बाता। यहाँ आतप का मतलब क्या है? धूप। सदेहु विपिन ही आतप बाता। यहाँ बाता का ये क्या है? दोबारा आ गया क्या? ये क्या, इसमें क्या था मतलब? अच्छा, यहाँ आतप का मतलब पूछा हुआ था। ठीक है ठीक है। यहाँ पे बाता, बाता मतलब हवा। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए, कौन खुश हो गए? भालू, कपि, समूह। चलो अगली वाली पे देखते हैं। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख, कविता नंबर 9। इसके एमसीक्यू देखते हैं। यहाँ कवि किस खेत की बात करता है? कागज रूपी खेत की। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया? शब्द रूपी बीज बोया है। कवि अभिव्यक्ति रूप बीज किस पर बोया था? कागज के पन्नों पर, पृष्ठ पर, कागज के पृष्ठ पर। कवि ने किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया है? साहित्य रस की। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? अनंत काल तक। कवि ने किसे रसायन कहा है? कल्पना को। बगुलों के पंख, ये किसने लिखा हुआ है? उमाशंकर जोशी ने। आकाश में किसकी पंक्ति बंधी है कि सुंदरता का चित्रण किया गया है? बगुलों की सुंदरता का। बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही गई है? आंख। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? सफेद। ये तो सबको ही पता होगा। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते किसके समान प्रतीत होते हैं? सांझ की श्वेत काया। कवि को बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? माया रूपी सौंदर्य। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी कटाई की बात कही गई है? अनंतता की। बगुले कैसे उड़ रहे हैं? पंक्तिबद्ध होकर। कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपनाम दिया? चौकोना खेत। बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने से क्या मतलब है आपका? सुंदर दिखाई देना। छोटे चौकोने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कागज का पन्ना के लिए। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? फल। बगुलों के पंख कविता में सांझ की तेज श्वेत काया क्या कर रही है? तैर रही है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? क्षण की। ठीक है। तो हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। एक तो आपका जो है 7th वाली कविता है, अगर हाँ सिलेबस में है वो देख लेना। 7th में से और 9th वाली जो एक कविताएं हैं, इनमें से बहुत ही ज़्यादा बार एमसीक्यूज आते हैं। मतलब 100% मान के चलो आप, 99-100% कि हाँ इनमें से एमसीक्यूज आएगा ही आएगा इन 2 चैप्टर्स में से। तो इनको अच्छे से कर लेना। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास टाइम है इनफ पढ़ने का, तो आप जो है सभी चैप्टर्स के मैंने डिटेल्ड सारे ज़्यादातर एमसीक्यूज कर रखे हैं। मतलब जो एग्ज़ाम में आए हैं, नहीं आए हैं, जो भी बन सकते हैं, तो सारे बना रखे हैं मैंने, उनकी भी वीडियोस हैं। और वीडियो नहीं देखना चाहते डायरेक्ट पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको, वहाँ से जा सकते हो डायरेक्टली जहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देख लेना एक बार कन्फर्मली, वहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एमसीक्यूज, काम चल जाएगा आपका, नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही गई है? शब्द के। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई हुई है? काले। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त किस तेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? सांझ। लास्ट चैप्टर है आपका रुबाइयाँ या फिर गजल। तो पोएम नंबर 10, कविता नंबर 10 है, किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं? बिजली की तरह। रुबाइयाँ में किस रस का प्रयोग किया गया है? वात्सल्य रस का। रात्रि के गहन अंधकार में प्रकृति का क्या सोया हुआ है? कण कण सोया हुआ है। रात गए फरिश्ते आकाश में संपूर्ण संसार का क्या खोलते हैं? पाप का अध्याय। कवि अपनी गजलों को किनके प्रति
समर्पित करता है मोर के प्रति। फितरत कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। पंक्ति में कौन सी भाषा है? उर्दू फारसी मिक्स है ये। तेरे गम का पासे अदब है कुछ दुनिया का ख्याल भी। पंक्ति में भाषा कौन सी है? उर्दू फारसी। देखो ये भाषा पूछी जा रही है किसी न किसी, सब में उर्दू फारसी ही मिलेगी आपको, फिर भी हमें तो बताना पड़ेगा यार, ये समझ लेना आप। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ऑप्शन देखो उर्दू फारसी चिपका दो, क्योंकि पूरी कविता शायद इसी में लिखी गई है। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाए ली ये आवाज़। पंक्ति में कौन सी भाषा है? उर्दू फारसी। पठित गजल के अनुसार रात के सन्नाटे क्या कर रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। पठित गजल के अनुसार रात में कौन बोल रहे हैं? तारे बोल रहे हैं। गजल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं? तारे। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ तवाजुन का मतलब क्या है? संतुलन। फितरत का कायम है तवाजुन, यहाँ फितरत का मतलब क्या है? आदत। रात गए गर्दू पे फरिश्ते, यहाँ गर्दू का मतलब क्या है? आकाश। तारे आंखें झपकावे हैं जरा जरा सोए हैं, यहाँ जरा जरा का मतलब क्या है? कण कण। रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? देखो ये दोबारा आ गया, राखी के लच्छे चमक रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये। तो बस यही था, ज़्यादा टाइम ले लिया है मैंने, मेरे को पता है, लेकिन हाँ सभी चैप्टर्स के एक ही वीडियो में एमसीक्यूज मिल गए हैं, और जो कि लगभग आपके कितने होंगे 150 से 200 के बीच के एमसीक्यूज है, जो कि इनफ है, क्योंकि 6-7 एमसीक्यूज आते हैं, 6 से 8 के बीच में काम चल जाएगा आपका। आप पढ़ लेना, जरूर से कंसीडर करना है एमसीक्यूज को, सारों को पढ़ना पड़ेगा आपको। जो हाँ सिलेबस में नहीं है उनको मत पढ़ लेना, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का जब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर है तो ज़रूर से पढ़ना, सभी बोर्ड्स के लिए हैं। अब बार बार कमेंट में ये मत पूछना कि सर कौन से के लिए है, कौन से के लिए नहीं है, क्या मैं इनको कर सकता हूँ? सभी कर सकते हैं, अगर वीडियो लास्ट तक देखी आपने, सभी कर सकते हैं, सभी बोर्ड्स के लिए ये वीडियो है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास, वैसे 12th में हो, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, फिर भी बता देता हूँ, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में कराएंगे। तो सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर लो, और साथ में घंटी दबा लेना, अगर कोई अपडेट मैं दूँ तो आपसे छूटने ना पाए।